Hey guys, I welcome you all to GSN Law. Recently स्विगी पर यह आरोप लगा कि वो अनफेयर प्राइसिंग में इंडल्ज्ड हैं अंडर द कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 और ये पूरा मामला कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया तक पहुंच गया, जहां पर सीसीआई ने इस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जिसमें स्विगी के ऊपर अनफेयर प्राइसिंग के आरोप लगाए गए थे। जानेंगे पूरा मुद्दा क्या है और इसमें कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 के कौन कौन से प्रोविजंस अप्लाई होंगे। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप हमसे इन डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जुड़ सकते हैं और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कोरा पे पूछ सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं केस के कुछ डिटेल्स के बारे में। इस केस का नाम है प्राची अग्रवाल वर्सेस स्विगी और इसमें सीसीआई का फाइनल डिसीजन 19 जून 2020 को आया था। ये डिसीजन सीसीआई की 3 मेंबर्स की खंडपीठ ने दिया था। वैसे तो आपको स्विगी के बिजनेस मॉडल के बारे में पता होगा, हाउएवर इस केस में कौन कौन सी चीजों को बताया गया इसको पहले समझते हैं। स्विगी पे एज अ कस्टमर आप उनके ऐप पे या फिर वेबसाइट पे लॉग इन करते हैं जहां पर डिफरेंट रेस्टोरेंट्स के मेन्यूज दिए रहते हैं। आप पहले रेस्टोरेंट सेलेक्ट करते हैं, फिर उनके द्वारा दी गई डिश को सिलेक्ट करते हैं और आपके एक बार ऑर्डर प्लेस करने के बाद वही ऑर्डर जो रेस्टोरेंट ओनर है उसके पास पहुंच जाता है और उसके बाद जो रेस्टोरेंट है वो उस ऑर्डर को तैयार करने में लग जाता है। अब देखिए, ये तो ऑब्वियस सी बात है कि स्विगी अपने प्लेटफॉर्म के बेनिफिट्स फ्री में तो दे नहीं रहा होगा रेस्टोरेंट्स को। तो इस केस में इन्फॉर्मेंट्स का कहना था कि स्विगी एक कमीशन चार्ज करता है ऑन द रेस्टोरेंट्स। अब देखिए, केविएट एम्प्टर के मद्देनजर यानी कि एज अ बायर हु इज बिवेयर आपको इस पार्टनर शब्द से सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि ये जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं ये अपनी वेबसाइट पे जो इनके रजिस्टर्ड सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनको पार्टनर कह के बुलाते हैं। जबकि अगर कोई मामला कोर्ट में पहुंच जाता है तो वहां पर वो ये बताते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ इंटरमीडियरी हैं, यानी कि वो फैसिलिटेट करते हैं बायर और सेलर के बीच में जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है उसको। अब हमारे केस में इन्फॉर्मेंट्स का कहना था कि कमीशन के अलावा स्विगी जो है वो डिलीवरी चार्जेस भी अपने कस्टमर्स से लेता है और ये डिलीवरी चार्जेस वेरी करते हैं डिपेंडिंग अपॉन दी डिमांड एंड टाइम, यानी कि खराब मौसम की स्थिति है या फिर रात बिरात आपने ऑर्डर किया है तो एक्स्ट्रा डिलीवरी चार्जेस पड़ते हैं। अब यहाँ पे जो मेन एलिगेशन लगा स्विगी के ऊपर वो ये था कि डिलीवरी चार्जेस के अलावा स्विगी हायर रेट्स पे सामान को बेचता है इन कंपैरिजन टू जो भी डिश का प्राइस है इन द रेस्टोरेंट उससे ज्यादा चार्ज करता है। यहाँ पर प्राइसेस के डिफरेंस को बताने के लिए इन्फॉर्मेंट्स ने रेस्टोरेंट्स के बिल को लगाया और स्विगी के स्क्रीनशॉट्स को लगाया और इसी सब के मद्देनजर इन्फॉर्मेंट्स का कहना था कि स्विगी का जो कंडक्ट है वो सेक्शन 4(2)(a ऑफ कॉम्पिटिशन एक्ट के कॉन्ट्रावेंशन में है और वो प्रोडक्ट्स की अनफेयर प्राइसिंग कर रहा है। इसके रिस्पॉन्स में स्विगी का कहना था कि वो सिर्फ एक इंटरमीडियरी है और जो भी प्राइसिंग से रिलेटेड डिसीजन है वो रेस्टोरेंट ओनर्स खुद लेते हैं और ये जितने भी प्राइसेस हैं ये रेस्टोरेंट्स के द्वारा डायरेक्टली प्लेटफॉर्म के ऊपर अपलोड किए जाते हैं। इसके अलावा स्विगी का ये भी कहना था कि ऐसी कंप्लेंट्स अगर उसको मिलती हैं जिसमें प्राइसिंग को लेकर कस्टमर्स को इश्यूज होते हैं तो वो उस कंप्लेंट को जो भी उनका पार्टनर रेस्टोरेंट है उसको फॉरवर्ड कर देता है और इस वजह से स्विगी का कोई भी कंट्रोल प्राइसिंग के ऊपर नहीं है। अब देखिए, कॉम्पिटिशन एक्ट में डोमिनेंट पोजीशन उस स्थिति को कहते हैं जहां पर एक सेलर लगभग मोनोपोली रखता है पूरी मार्केट में और वो इफेक्ट कर सकता है प्राइसेस को या फिर जो इकोनॉमिक्स के डायनामिक्स हैं प्राइसेस के उनको वो कंट्रोल कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, गूगल के ऊपर भी डोमिनेंट पोजीशन के आरोप लगते हैं क्योंकि प्रेजेंट सिनेरियो में अगर हम देखें तो गूगल ही ऑपरेटिंग सिस्टम बनाता है फॉर मोस्ट ऑफ द मोबाइल फोन्स। अब ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी डिवाइस की एक बहुत ही बेसिक चीज है। इसके अलावा हम लोगों की बदौलत यानी कि कस्टमर्स की बदौलत ही गूगल की एक तरीके से मोनोपोली है ओवर दी वेब सर्च इंजन, यानी अगर आप एक नई वेबसाइट एस्टैब्लिश करते हैं तो आपकी ज्यादातर ट्रैफिक वो गूगल के थ्रू ही आती है। खैर, गूगल का मामला तो अभी पेंडिंग है और सब जुडिस है क्योंकि गूगल पे आरोप लगते हैं कि जितने भी एंड्रॉइड ओएस के फोन्स हैं उसमें प्री इंस्टॉल्ड गूगल की वेरियस सर्विसेज दी जाती हैं जैसे कि यूट्यूब, गूगल सर्च एटसेट्रा। हमारे केस में स्विगी ने बोला कि वो एक डोमिनेंट पोजीशन नहीं होल्ड करता क्योंकि रेलेवेंट मार्केट में उनका जोमेटो के साथ कंपटीशन है। इसके अलावा आपने उबर ईट्स के बारे में भी सुना होगा या फिर फूड पांडा के बारे में भी सुना होगा। तो इन सब कारणों की वजह से स्विगी का कहना था कि हम एक डोमिनेंट पोजीशन में नहीं हैं मार्केट में। अब हम थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं कि सेक्शन 4 में क्या क्या चीजें दी गई हैं।
सेक्शन 4 डील करता है अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन से। डोमिनेंट पोजीशन का अर्थ मैंने पहले ही आपको बताया कि कंपनी ऐसी पोजीशन में है कि वो पूरी मार्केट की जो प्राइसेस हैं उसको कंट्रोल कर सके और एक तरीके से उसकी मोनोपोली हो। सबसेक्शन 2 में वो सारी कंडीशंस दी गई हैं जहां पर डोमिनेंट पोजीशन का अब्यूज माना जाएगा। सबसे पहले, यदि कोई एंटरप्राइज प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से अनफेयर या फिर डिस्क्रिमिनेटरी कंडीशन या फिर प्राइस इंपोज करते हैं इन परचेज और सेल ऑफ गुड्स, तो उसको अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन माना जाएगा। अब यहाँ पे प्रीडेटरी प्राइसिंग का अर्थ है कि अपने प्राइसेस को इतना ज्यादा लो रखना कि आपका कंपटीशन खुद ही मार्केट छोड़ के चला जाए। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। सबसे पहला एग्जांपल तो चाइनीज मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का है। इंडिया के टेलीकॉम क्षेत्र में जियो के ऊपर प्रीडेटरी प्राइसिंग का आरोप लगा था। दूसरी तरफ अमेजॉन और फ्लिपकार्ट के ऊपर भी प्रीडेटरी प्राइसिंग का आरोप लगा था जब वो बिग बिलियन सेल या फिर ग्रेट इंडियन फेस्टिवल की सेल निकालते हैं। अब देखिए, आपको लग सकता है कि प्रीडेटरी प्राइसिंग करके कंपनी को क्या फायदा होगा। देखिए, प्रीडेटरी प्राइसिंग कोई शॉर्ट टर्म गेन के लिए नहीं की जाती, बल्कि ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है। जाहिर सी बात है, अगर मार्केट से कम रेट पर आप किसी चीज को प्रोवाइड कर रहे हैं कंज्यूमर को, तो वो आपके गुड्स एंड सर्विसेज को प्रेफर करेगा। ऐसे केस में कंपनी को लॉस तो हो रहा है, बट उसका कंज्यूमर बेस बढ़ता चला जा रहा है और दूसरी तरफ उसका जो कंपटीशन है वो भी खत्म होता चला जा रहा है। तो आने वाले समय में जब वो कंपनी एक डोमिनेंट पोजीशन में पहुंच जाएगी और उसके पास एक बहुत बड़ा कंज्यूमर बेस होगा विदाउट एनी कंपटीशन, तो वो कंपनी अपने प्राइसेस को एकदम से बढ़ा देगी एंड विद नो अदर कंपटीशन कंज्यूमर्स के पास उस कंपनी के प्रोडक्ट्स लेने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचेगा। अब हमारे केस में ये वाला प्रोविजन अप्लाई हुआ था। क्लॉज 2A के एक्सप्लेनेशन में ये बोला गया है कि अगर कोई कंपनी कोई अनफेयर या फिर डिस्क्रिमिनेटरी प्राइसेस या फिर कंडीशन रखती है ओनली टू मीट द कंपटीशन, तो उसको सब क्लॉज A में कंसिडर नहीं किया जाएगा। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है डिस्काउंट्स का, और यदि ये एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जाता तो जितने भी डिस्काउंट्स कंपनीज प्रोवाइड करती हैं वो सब कुछ प्रीडेटरी प्राइसिंग में इंक्लूड हो जाते। सेकेंड जो कंडीशन है अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन की, उसके हिसाब से यदि कोई कंपनी रेस्ट्रिक्ट करती है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन इट्स मार्केट, तो उसको अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, टाटा की जो मेटल प्रोडक्ट्स की विंग है वो कल को अगर कह देती है कि टाटा स्काई के अलावा हम किसी और सर्विस प्रोवाइडर को अपना सामान नहीं बेचेंगे, तो वो एक तरीके से रेस्ट्रिक्शन पैदा कर रही है मार्केट के अंदर ताकि उसकी एक डोमिनेंट पोजीशन बन जाए। सेकेंडली, अगर कोई कंपनी टेक्निकल या फिर साइंटिफिक डेवलपमेंट को रेस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करती है इन द प्रेजुडाइस ऑफ द कस्टमर्स, यानी कि कस्टमर्स को नुकसान पहुंचाने के मकसद से वो किसी साइंटिफिक डेवलपमेंट को या फिर टेक्निकल डेवलपमेंट को रेस्ट्रिक्ट कर रही है, तो वो कंपनी भी अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन के अंतर्गत आ जाएगी। हालांकि ये एग्जाम्पल बहुत ज्यादा रेलेवेंट नहीं है, फिर भी आपको याद होगा कि एक कंपनी थी कोडेक। असल में कोडेक अभी भी बिजनेस में है, लेकिन आज से 10-15 साल पहले आपको याद होगा कि कोडेक की कैमरा रील्स आती थी जिसको आप अपने कैमरे में लगाते थे और उसमें 32 या फिर 36 फोटोज खींची जा सकती थी। आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि कोडेक ने 1990s में ही डिजिटल कैमरा की टेक्नोलॉजी को डेवलप कर लिया था, लेकिन उनको ये लगा कि अगर हम डिजिटल कैमरा मार्केट में ले आएंगे तो हमारी जो रील्स का बिजनेस है वो खत्म हो जाएगा। थर्ड कंडीशन के हिसाब से यदि कोई कंपनी ऐसी कोई प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करती है जो कि रिजल्ट करता है इन द डिनायल ऑफ मार्केट एक्सेस, तो उसको भी अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन माना जाएगा। मान लीजिए आपके शहर में सिर्फ एक ही ट्रांसपोर्टेशन कंपनी है जो कि न्यू दिल्ली तक सामान पहुंचाती है और आपका एक कॉम्पिटिटर है जो कि ऑलरेडी न्यू दिल्ली तक अपना सामान पहुंचा रहा है थ्रू दैट वेरी ट्रांसपोर्टेशन कंपनी, और अगर आपके कॉम्पिटिटर ने उस ट्रांसपोर्टेशन कंपनी को कह के आपके सामान को न्यू दिल्ली तक पहुंचाने के लिए डिनाई करवा दिया, तो वो इस प्रोविजन के अंतर्गत आ जाएंगे। इसके अलावा यदि कोई कंपनी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स बनाती है जिसका वो खुद तो कॉमर्शियल यूज कर रही है, यानी कि उस कॉन्ट्रैक्ट का फायदा ले रही है, लेकिन जो ट्रांजैक्शन है बिटवीन टू पार्टीज, उस ट्रांजैक्शन से उस कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स का कोई भी कनेक्शन नहीं है, तो भी वो अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन में आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप
ट्रांसपोर्टेशन इक्विपमेंट के डीलर हैं और कोई बड़ी कंपनी आपसे आके कॉन्ट्रैक्ट करती है और उसमें ये क्लॉज रख देती है कि हमारे जो ऑफिसर्स हैं या फिर जो एम्प्लॉइज हैं कंपनी के, वो अगर आपके एरिया में आते हैं तो आपको उनके लिए रहने की और खाने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। अब जो मेन ट्रांजैक्शन है कंपनी के बीच में और डीलर के बीच में, वो ट्रांसपोर्टेशन इक्विपमेंट्स का है। अब उसमें कंपनी ये एक अलग से क्लॉज डाल देती है या फिर कॉन्ट्रैक्ट करती है और कहती है कि अगर आप इस क्लॉज को नहीं मानेंगे तो हम जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको रद्द कर देंगे। तो ये गलत होगा और ये अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन में आएगा। अब देखिए, ये जो लास्ट वाला पॉइंट है ये इतना रेलेवेंट नहीं है अगर हम आज के समय में एक लेजिस्फेयर मार्केट की बात करते हैं या फिर फ्री मार्केट की बात करते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि अगर कोई कंपनी एक मार्केट में डोमिनेंट पोजीशन में है और वो उस डोमिनेंट पोजीशन का इस्तेमाल किसी और मार्केट में एंटर करने के लिए करती है तो उसको अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन माना जाएगा। अब ये प्रोविजन नेशनल मार्केट में क्यों नहीं रेलेवेंट रह गया है? कुछ समय पहले आपने देखा कि जियो जब मार्केट में आई तो बहुत ही कम प्राइसेस पे डेटा प्रोवाइड कर रही थी और कुछ समय बाद उसने मोबाइल डिवाइसेस भी बनाना शुरू कर दिए। हालांकि वो ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुए, बट यहाँ जो टेलीकॉम सर्विसेज की मार्केट है वो अलग है और मोबाइल की जो मार्केट है वो अलग है। तो कायदे से जियो को इस क्लॉज के अंतर्गत आना चाहिए था, बट ओपन मार्केट में इस चीज को गलत नहीं माना जाता। इसके बाद सेक्शन 4 सब क्लॉज 2 में एक्सप्लेनेशंस दिए गए हैं। सबसे पहले यहाँ पर डोमिनेंट पोजीशन की बात की गई है। यहाँ पर यह कहा गया है कि यदि कोई कंपनी जो कॉम्पिटिटिव फोर्सेस है मार्केट की उनसे इफेक्ट नहीं होती है या फिर जो कॉम्पिटिटिव फोर्सेस हैं उनसे बाहर ऑपरेट करती है तो उसको डोमिनेंट पोजीशन में माना जाएगा। इसके अलावा अगर कोई कंपनी रेलेवेंट मार्केट में उस मार्केट को या फिर उसके कंज्यूमर्स को या फिर कॉम्पिटिटर्स को अपने हिसाब से इफेक्ट करने की कोशिश करती है तो उसको भी डोमिनेंट पोजीशन माना जाएगा। सेकंड, इसमें प्रीडेटरी प्राइसिंग की बात की गई है, जो मैंने पहले ही आपको एक्सप्लेन कर दिया कि यदि कोई कंपनी अपने प्राइसेस को इतना लो रखती है ताकि उसके कॉम्पिटिटर्स रिड्यूस हो जाएं या फिर एलिमिनेट हो जाएं तो उसका ये जो कंडक्ट है वो प्रीडेटरी प्राइसिंग में आएगा। अब देखिए, सेक्शन 4 से रिलेटेड एक बात को जरूर ध्यान रखिएगा कि इसमें जितने भी अमेंडमेंट्स हैं वो सब 2009 में आए हैं। लास्ट में बात कर लेते हैं हम इस केस के डिसीजन के बारे में। सबसे पहले तो कमीशन ने ये बोला कि स्विगी और पार्टनर रेस्टोरेंट्स के बीच में ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्चुअल अग्रीमेंट नहीं है जिसके तहत जो पार्टनर रेस्टोरेंट्स हैं वो बाउंड हों यूनिफॉर्म प्राइसिंग रखने के लिए अपने आउटलेट्स में और स्विगी पे। यानी कि रेस्टोरेंट अगर चाहे तो वो स्विगी पे अलग प्राइसेस रख सकता है और अपने यहाँ जो वो खुद बेच रहा है उसके प्राइसेस अलग हो सकते हैं। और इसी कारण स्विगी का कोई भी इन्वॉल्वमेंट समझ में नहीं आता है, स्पेशली इन रिलेशन टू प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स। और लास्ट में कमीशन ने एक्सप्रेसली ये बोला कि स्विगी ने कोई भी कॉन्ट्रवेंशन नहीं किया इन रिलेशन टू सेक्शन 4 ऑफ कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। तो ये था हमारा एनालिसिस इस पूरे केस का। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। थैंक यू। जय हिंद।